सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग को आज का विषय पता है, मैं आज लेने जा रही हूँ टीबी। टीबी यानी कि यक्ष्मा, क्षय, तपेदिक भी इसको कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये इसके कई नाम हैं। तो मैं इसका आज हम लोग कारण जानेंगे कि किस कारण से टीबी के हम पेशेंट होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और कौन सी सावधानियां बरतनी आवश्यक है और किस किस इलाज के द्वारा हम इसे अपने शरीर से, इस कीटाणु को अपने शरीर से नष्ट कर सकते हैं। वास्तव में ये जो टीबी का यक्ष्मा का जो कीटाणु होता है, हर व्यक्ति के शरीर में होता है। सभी अपने माइक को प्लीज म्यूट करके रखेंगे। यक्ष्मा का कीटाणु हमारे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन वो किसी भी स्थिति से हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। किसी कारणवश, किसी परिस्थिति के वश में यह कीटाणु हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और अपना स्थान बनाते हैं। कौन सी स्थिति होती है कि यह कीटाणु ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं हमारे शरीर पर? तो इसके भी कई कारण होते हैं। जब हमारा शरीर, हमारा लीवर कमजोर हो जाता है, तब ये कीटाणु हमारे शरीर पर ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं। हमारा फेफड़ा कमजोर हो जाता है, तब यह कीटाणु उग्र होकर के हमारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। साथ ही साथ हमारे ब्लड अशुद्ध हो जाता है, हमारे रक्त में अशुद्धियां बढ़ जाती है, तब भी यह कीटाणु उग्र हो जाते हैं। तो कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे सुबह और शाम हमारे फेफड़े से साए साए की आवाज, धड़ धड़ की आवाज आती है। सूखी खांसी होना, कफ युक्त खांसी का होना, साथ में कभी कभी कफ में लाल छींटे का आना, खून की उल्टी करना, सीने तथा पीठ में दर्द का होना, कमजोरी महसूस करना तथा सिर से लगातार पसीना का आना, ये इसके लक्षण होते हैं। ये वास्तव में हमारे शरीर में रहता है ये कीटाणु, लेकिन ज्यादा हमें हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसकी संख्या जब हमारे शरीर में, हमारे फेफड़े में ये अपना स्थान बनाता है, तब हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाता है। तो जैसा कि मैं बताई कि फेफड़ा की जो कमजोरी होती है, इसकी कमजोरी का कारण क्या होता है? जब हमारा ब्लड दूषित हो जाता है, तो हमारा फेफड़ा धीरे धीरे वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ये कीटाणु वहां पे अपना जगह बनाते हैं। तो हमें उस स्थान पर, पर्टिकुलर जगह पर टीबी होता है। जॉइंट में भी, ये हमारे शरीर के हर एक जोड़ में भी ये कीटाणु जाकर के अपना घर बनाते हैं। तो जिस जगह पर, शरीर के जिस पार्ट में ये कीटाणु अपना घर बना लिए, वहां पे अपना जगह बना करके अपना प्रकोप देना शुरू करते हैं। उस स्थान का, पर्टिकुलर स्थान का टीबी रोग होता है। टीबी एक ही जगह पर नहीं होता है, हमारे एक शरीर के जिस पार्ट में वो कीटाणु जाकर के अपना घर बनाते हैं, वहां का टीबी होता है। इससे कई तरह के टीबी आप लोग सुनेंगे, लंग्स टीबी होता है, बोन टीबी होता है, इस तरह कई टीबी होते हैं। तो वो टीबी का ही कीटाणु जिस जगह पर गया, वहां पर अपना प्रभाव डाला। ये टीबी के जो कीटाणु होते हैं, एक्चुअली जब हमारा ब्लड अशुद्ध हो जाता है, तो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैलना शुरू करता है, और जहां जहां अपना स्थान बनाता है, वहां वहां ये अपना रूप दिखाना शुरू करता है, और उस जगह का जो टीबी का रोग होता है वो होता है। तो ये जब हमारे शरीर में होते हैं, तो हमारे शरीर में कई तरह का हमें शुरू होता है, दिक्कत आनी शुरू होती है। जैसा कि मैं बताई कि खांसी का आना, ये जो हमें खांसी होता है, तो नॉर्मल खांसी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन यही खांसी बहुत दिनों तक लगातार रहता है, तो धीरे धीरे हमारा लंग्स जो होता है कमजोर हो जाता है, फेफड़ा हमारा कमजोर होता है, और ये कीटाणु वहां पर अपना प्रभाव डाल करके उस खांसी के रूप में हमारे शरीर में कफ के रूप में स्थिर हो जाते हैं, और वो हमारे शरीर में प्रकोप को फैलाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा दिन तक जो खांसी होता है, तो उसका ट्रीटमेंट, तो उसकी जांच जरूर तुरंत करवानी चाहिए, अपने बलगम की जांच, कि कहीं आपको टीबी तो नहीं। क्योंकि टीबी जब होता है, तो
उसका जो हम लोग कारण जो होता है, उस कारण को भी जानना जरूरी है कि किस कारण से ये टीबी हमारे शरीर में हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमारा जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य से जो हम काम करते हैं, उस सामर्थ्य से अधिक वर्क करते हैं, अधिक काम करने लगते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे फेफड़े पे पड़ता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और कमजोर फेफड़ा आक्रमण होता है, उस कीटाणु का आक्रमण होता है। दूसरा होता है विरोधा आहार। हम जब तामसिक भोजन ले रहे हैं और तामसिक भोजन के पहले या बाद में सात्विक भोजन, दूध, खीर या और भी अन्य कोई सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, तो वैसे लोगों को ये कीटाणु ज्यादा प्रभाव डालते हैं। उसका फेफड़ा कमजोर होता है, उसका लंग्स कमजोर हो जाता है विरोधाहार के कारण, और ब्लड दूषित हो जाता है। ये तीनों कारण मेन होते हैं, फेफड़ा का कमजोर होना, ब्लड का दूषित होना और हमारे लीवर का कमजोर होना। तो ये जो विरोधा आहार ले रहे हैं, उससे ये तीनों पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ये कीटाणु उग्र हो जाते हैं, हमारे शरीर पर अपना प्रभाव डालते हैं। दूसरा होता है कि हम भूख से ज्यादा भोजन लेते हैं, भूख कम लगी हुई है और बहुत भोजन लेते हैं, और उसका कोई समय नहीं रहता है, समय हम निर्धारित नहीं करते हैं, तब भी इसका प्रभाव हमारे शरीर पर देखा जाता है, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे लीवर पर सीधा पड़ता है। अधिक मादक द्रव्यों का सेवन, मादक द्रव्य जब हम लेते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लड दूषित होता है, और ये कीटाणु वहां पर ब्लड में, ब्लड को दूषित करते हैं और ब्लड पर अपना स्थान बनाते हैं, जिसके कारण पूरे शरीर में ये कीटाणु फैल जाता है। अति मैथुन की क्रिया से भी ये कीटाणु फैलते हैं। साथ ही साथ जिन जंतुओं को, जो पालतू जानवर जो होते हैं, जो हम घर पे रखते हैं, चौपाया जानवर, उन जानवरों के माध्यम से भी ये कीटाणु फैलते हैं। चौपाया जानवर में ये ज्यादा होते हैं, जंगल में जो जानवर होते हैं उसमें ये कीटाणु नहीं पाए जाते, नहीं के बराबर पाए जाते हैं। पालतू जानवरों में ये कीटाणु ज्यादा पाए जाते हैं। तो जिन जानवरों को यक्षमा का कीटाणु, जिस जानवर में यक्षमा का कीटाणु ज्यादा मात्रा में हो गया है और उसको टीबी का रोग है, और उस जानवर का दूध, अंडा, मांस कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, तो उस आहार के द्वारा हमारे शरीर में ये कीटाणु फैलते हैं। और कारण होता है कि कोई भी टीबी का जो पेशेंट है, उसके संपर्क में हम रहते हैं, तब भी ये कीटाणु हमारे शरीर में आ जाते हैं। ये वास्तव में छींटा के द्वारा, जो हम छींकते हैं, छींक में जो पानी के साथ जो छींटा आता है, उसके माध्यम से ये कीटाणु एक दूसरे में फैलते हैं। तो जो टीबी के पेशेंट होते हैं, उसके संपर्क में नहीं रहना, संपर्क में जाना है तो पूरी सावधानी को बरतते हुए जाना हमारे लिए सही रहता है। इसमें कुछ चीज होते हैं कि जैसे जो हम अगर सावधानियां बरतेंगे, तो हम उसका असर, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर, इस कीटाणु का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं होगा। तो इसके लिए सावधानी क्या बरतनी होगी कि जैसे अगर मान लीजिए आपके शरीर में यक्षमा का कीड़ा का प्रभाव, कीटाणु का प्रभाव ज्यादा हो गया है, तो वैसे जो पेशेंट होते हैं, अगर घर में खरगोश का पालन कर लेते हैं और उसके संपर्क में रहते हैं, उसको पास में रखते हैं, उसके 24 घंटा उसको गोद में रखते हैं या आसपास में वो रहता है, तो उसका जो वाइब्रेशन होता है, उसके शरीर से जो स्मेल आता है, उससे यक्षमा के कीटाणु नष्ट होते हैं। इसलिए यक्षमा के जो पेशेंट होते हैं, अपने घर में खरगोश का पालन उसको करना चाहिए। यक्षमा के पेशेंट के लिए जरूरी होता है कि खुले वातावरण, जैसे किसी किसी व्यक्ति का रूम होता है बहुत एकदम अंधेरा रहता है, हवादार नहीं रहता है, वैसा रूम यक्षमा के पेशेंट को नहीं देना चाहिए। जहां से शुद्ध हवा आती है उस रूम को देना चाहिए, अंधकार वाले रूम को यक्षमा के पेशेंट को नहीं देना सही रहता है। यक्षमा के जो पेशेंट होते हैं, उसके लिए आतप स्नान यानी कि धूप का सेवन करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। धूप का सेवन कैसे करेंगे, धूप में बैठे, कम से कम 15 मिनट बैठे और फिर छांव में जाकर के गीले कपड़े से पूरे शरीर को पोंछ लेंगे, और नंगे होकर के, वस्त्रहीन होकर के अगर हम धूप का सेवन करते हैं, जो टीबी के पेशेंट है, तो उसको ज्यादा लाभ होता है। ज्यादा से ज्यादा हमारे
त्वचा में कपड़े से पोंछेंगे, फिर धूप में जाएंगे, फिर छांव में आकर के गीले कपड़े से देह को पोंछेंगे। इस क्रिया को 3 बार करना है। ये आतप स्नान की विधि होती है। आतप स्नान इसमें बहुत ज्यादा लाभ देता है। साथ ही साथ भोजन में ध्यान देंगे कि जो टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार लेना सही रहता है। एक बार में भरपेट भोजन लेना उसके लिए हानिकारक होता है। कभी भी वो भरपेट एक साथ भोजन नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा और पौष्टिक आहार लेंगे, सुपाच्य भोजन लेंगे, पौष्टिक लेंगे जो उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। रात के समय में चावल नहीं खाएंगे, भात बिल्कुल नहीं खाएंगे और अधिक रात में भोजन नहीं करना ही सही रहता है। शाम के समय रोटी का सेवन करेंगे, ज्यादा क्षारीय भोजन का सेवन करेंगे, अम्लीय भोजन का त्याग करेंगे। जो यक्षमा के जो पेशेंट होते हैं, टीबी के जो पेशेंट होते हैं, उसको निर्जला एकादशी करना मना है। निर्जला एकादशी को ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, तो ऐसी अवस्था में उस पेशेंट को भोजन नहीं लेकर खट्टा मीठा फल का सेवन करना है और साथ में नींबू का सेवन करना है, नींबू जल का सेवन करना है। वास्तव में हम जो नींबू जल का सेवन कर रहे हैं उससे हमारे ब्लड की सफाई हो रही है। नींबू का सेवन जो करने के लिए बताया गया है कि एक नींबू का 5 बूंद हर पानी में डालकर के पीना है। कम से कम 3 लीटर यक्ष्मा के रोगी जो होते हैं उसको 3 लीटर पानी पीना है। और जब भी पानी पिएंगे आधा गिलास पानी में 5 बूंद नींबू के रस को डाल करके निचोड़ करके उस पानी को पिएंगे, ताकि उसके ब्लड का सफाई हो, ब्लड में जो अम्ल की मात्रा बढ़ी हुई है वो धीरे धीरे खत्म हो और जिसके कारण यक्ष्मा का जो कीड़ा है वो वहां से नष्ट होता है। साथ ही साथ इसमें होता है कि ऐसे पेशेंट को कभी भी मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना है, नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं लेना है, सात्विक भोजन लेंगे, क्षारीय भोजन का सेवन करेंगे, पौष्टिक आहार में खट्टा मीठा फल लेना है। इनके लिए सबसे अच्छा होता है कुछ दूध, जैसे गाय का दूध, बकरी का दूध, ऊँटनी का दूध। बकरी का जो दूध हम ले रहे हैं मजबूत बकरी होनी चाहिए, उसका उबाल करके दूध लेना है। नारियल का दूध इसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। नारियल का दूध भी यक्ष्मा के पेशेंट को दिया जाना चाहिए, उससे उसको अच्छा लाभ मिलता है। तो गाय का दूध हुआ, ऊँटनी का दूध हुआ, बकरी का दूध हुआ और हमारा नारियल का दूध हुआ। ये दूध यक्ष्मा के पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है। ऊँटनी के दूध का परीक्षण भी किया गया कि जिसको, ये मेरे संपर्क का ही की घटना है कि जो व्यक्ति को यक्ष्मा का रोग था वो ऊँटनी का सेवन किए, ऊँटनी के दूध का सेवन किए, तो उनका धीरे 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 टीबी जो है वो टीबी का कीटाणु का आक्रमण उनके शरीर से कम होने लगा और वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। साथ ही साथ वो जो नीम के पेड़ के नीचे वो लगातार सोए और साथ में ऊँटनी का दूध पिए। जब उनको टीबी हुआ तो वो राजस्थान के इलाके में जाकर के रहने लगे, ऊँटनी का दूध पिए और नीम के पेड़ के नीचे रहना शुरू किए, सोना शुरू किए। धीरे धीरे उनके शरीर का ये रोग धीरे धीरे खत्म हुआ, तो वो एकदम से स्वस्थ हो गए। तो ये इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए आप लोग को बता रही हूँ। एक और होता है दवा के रूप में, जैसे टीबी के जो पेशेंट होते हैं उसको डॉट्स की दवा दी जाती है, ये सरकारी दवा भी चलाई जाती है अस्पतालों में। तो जब जो पेशेंट डॉट्स की दवा ले रहे हैं उसके साथ ताजा गौमूत्र आधा कप कम से कम 3 माह तक लगातार ले लेते हैं, तो उसका जड़ से ये रोग खत्म होता है। जैसे टीबी का जो रोग होता है जड़ से तो कभी खत्म नहीं होता है, क्लाइमेट ठंडा मिलता है या भोजन उसका असंतुलित होता है या उसकी सावधानियां कुछ ढीली हो जाती है, तो फिर से टीबी का आक्रमण उसके शरीर में होता है। लेकिन जब ये दवा अगर वो
कर रहा है डॉज के साथ में। तो था कुछ चीजें जो जानना जरूरी। एक चीज होता है बड़ेला हरी गमहारी, बड़ेला, गमहारी, सतमूली, अश्वगंधा और पुनर्नवा, इन पांचों को समान मात्रा में लेना है, उसका पाउडर रख लिए। और 2 चम्मच सुबह और शाम को मध के साथ में लेना है। और जब इसको ले रहे हैं, इस औषधि को लेते हैं, तो उसके बाद में बकरी का उबाला हुआ दूध 1 गिलास जरूर पी लेना है। बहुत ही जल्दी धीरे धीरे उसका शरीर वास्तव में इस औषधि से क्या होता है, उसका लंग्स जो है मजबूत हो जाता है। और जैसा कि मैं शुरू में ही बताई हूँ कि कमजोर फेफड़ा पे ही इसका आक्रमण होता है। कीटाणु तो सबके शरीर में है, लेकिन जब हमारा फेफड़ा कम डैमेज होता है तब ये कीटाणु आक्रमण करते हैं। तो हमारा लंग्स मजबूत होने लगता है, हमारा लीवर मजबूत होने लगता है इस औषधि से, और धीरे धीरे ये रोग के जो कीटाणु है अपना प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं दे पाते। साथ ही साथ होता है कि जैसे दीदी औषधि का फिर से बताइए ना, जो अभी बताए थे मधु वाला। बड़ेला, बड़ेला, बड़ी, जिसको बरियार भी बोलते हैं, आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पौधा दिख जाएगा। गम्हारी, गमहारी, ग आधा मो, हारी, गमहारी, सतमूली, अश्वगंधा और पुनर्नवा, पांचों का बराबर मात्रा में धूप में सुखा करके, अच्छे से धो करके धूप में सुखाकर इसका पाउडर बना लेंगे। और 2-2 चम्मच 2 बार लेना है, सुबह में भी लिए और शाम को भी खाली पेट लिए, मधु के साथ में। मधु के साथ मिला करके, जो भी हम औषधि खाते हैं उसको चाट करके खाना सही रहता है। उसको उंगली से लेकर के सलाइवा के साथ में उस दवा को लेना सही रहेगा। और उसके बाद एक उफान दिया हुआ मजबूत बकरी का दूध, उसको 1 गिलास पी लेने से इस हमारा लंग्स, हमारा लीवर, हमारा ब्लड की सफाई, ये सब होना शुरू हो जाता है, मजबूत होता है और ब्लड साफ होने लगता है। तो इसका आक्रमण हमारे शरीर पर, इसका प्रकोप, एक तरह से कहा जाए प्रकोप, हमारे शरीर पर नहीं पड़ पाता, क्योंकि हम मजबूत हो गए तो ये कीटाणु कमजोर हो जाते हैं। तो हमें मजबूती के लिए होता है। और सबसे पहले कि पेशेंट को ध्यान देना है कि कब्ज न हो, इसलिए नींबू का सेवन बताया गया है। तो पेट की सफाई हमेशा करते रहेंगे, ताकि अगर पेट साफ रहेगा तो लीवर पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और लीवर धीरे धीरे मजबूत होगा। हम लोगों को ट्रीटमेंट यौगिक चिकित्सा द्रव्य गुण के माध्यम से ट्रीटमेंट हम ऐसा देते हैं कि हमारा जड़ से वो बीमारी खत्म हो। तो यहाँ पे मेन चीज हमारा, हमने देखा कि लंग्स कमजोर हो रहा है, तब ये कीटाणु हम पे प्रभाव अपना डाल रहे हैं। हमारा ब्लड अशुद्ध हो रहा है, तब अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तीसरा, हमारा लीवर कमजोर हो रहा है, तब इसका प्रकोप हमारे शरीर पर ज्यादा पड़ रहा है। तो ये तीनों को हम जब मजबूत कर लिए तो ये कीटाणु हम पे अपना प्रभाव नहीं डालेंगे। वास्तव में ये कीटाणु आप में भी है, मुझ में भी है, सब में होता है। लेकिन हमारा लंग्स मजबूत है, हमारा लीवर मजबूत है, हमारा ब्लड दूषित नहीं है, तो इसका प्रभाव हम पे नहीं होता। नॉर्मल खांसी सबको होती रहती है, लेकिन यही कीटाणु जब फेफड़ा में जाकर के अपना घर बनाता है तो ये खांसी लंबी चली जाती है और बलगम का रूप धारण करती है, जिससे ब्लड का छींटा आता है, लगातार सूखी खांसी आनी शुरू होती है। तो ये जो हमारे में लक्षण जो दिख रहे हैं, उस लक्षण को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन तीनों चीज को मजबूत करना। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट के रूप में आसन होते हैं, जिसको करना बहुत जरूरी है। एक तो मैं तो आतप स्नान बताई थी कि आतप स्नान करते रहना चाहिए। उत्तक्षेप मुद्रा सबसे पहला आसन, हर बीमारी में पहला आसन होता है उत्तक्षेप मुद्रा। उत्तक्षेप मुद्रा यानी कि आपके पेट की सफाई करने की क्रिया। जब उत्तक्षेप मुद्रा करके हम सुबह बेड से उठते हैं तो पेट अपने आप क्लीन हो जाता है, सब अच्छे से आंत साफ हो जाता है, आंत की गंदगी बाहर निकलती है। दूसरा होता है कर्मासन, जो हम लोग करते हैं। हम लोग के चैनल पर आप देख सकते हैं, AME योगा फॉर लिबरेशन चैनल पर कर्मासन का प्रोसेस बताया गया है। उस विधि को देख करके भी हम लोग उसको कर सकते हैं। कर्मासन करना है। मुद्रा में अग्निसार मुद्रा फायदेमंद होता है। पेट को मजबूत करने के लिए हम अग्निसार मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं।
मत्स्य आसन इसमें फायदा करता है, पेट के लिए फायदेमंद होता है। दीर्घ प्रणाम, योग मुद्रा और भुजंग आसन जो हम लोग रेगुलर, ये इसीलिए बेसिक आसन में बताया गया है क्योंकि इससे हमारे सभी ग्लैंड एक्टिवेट हो रहे हैं, स्वादिष्टान मूलाधार चक्र से लेकर के विशुद्ध चक्र तक। तो ये जो एक्टिवेट हो रहे हैं, तो एक्टिवेट होने से क्या हो रहा है, हार्मोन सिक्रेशन बैलेंस में आ रहा है, तो धीरे धीरे सारे हमारे ग्लैंड मजबूत हो रहे हैं, हमारे भीतर के अंदरूनी जो पार्ट हैं वो मजबूत हो जाते हैं, तो कोई भी कीटाणु हम पे आक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए ये तीनों बेसिक आसन भी इसमें फायदेमंद होता है। वायसी मुद्रा, वायसी मुद्रा हम मन को अनाहत चक्र पर करके करते हैं, इसमें फायदेमंद होता है। साथ में वायसी प्राणायाम, जैसे हम लोग आग्नेय प्राणायाम करते हैं वैसे मन को अनाहत चक्र पर रख करके उस प्राणायाम की क्रिया को करते हैं, उस चक्र को देखते हुए महसूस करते हुए पूरे वही फीलिंग रहेगी, वही प्रोसेस रहेगा, बस हमारा चक्र जो है, चक्र जो केंद्र हम जिस पर मन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो चक्र हमारा चेंज हो जा रहा है। तो हम वायसी प्राणायाम भी इसमें लाभकारी होता है। शाम में भी इसके कुछ आसन होते हैं, जैसे सर्वांग आसन है, मत्स्य मुद्रा है, आसन है, उत्कट पश्चिमोत्तासन है और अग्निसार मुद्रा इसमें लाभकारी होता है, जिसको शाम को करना है। ये जब हम आसन ट्रीटमेंट के रूप में रेगुलर करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा जो ग्लैंड है वो मजबूत हो जाता है, बैलेंस में आ जाता है और अपने आप रोग से हम मुक्त हो जाते हैं। तो आसन, आहार, निषेध जो बताया गया है कि इसको नहीं करना है और जिसको करना है, ये सारी चीजों को अगर हम अपने दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो रोग हमारे शरीर से जड़ से खत्म होता है। ऐसा नहीं है कि रोग हमारे शरीर से जड़ से नहीं खत्म होता है, तो जड़ से खत्म करने के लिए दवा नहीं, पूरी सावधानी के साथ में पूर्ण रूप से यौगिक ट्रीटमेंट हमें करना होगा, जिसके माध्यम से हमारा रोग खत्म हो। तो पूर्ण रूप से यौगिक चिकित्सा पद्धति इस्तेमाल करना है, अपने शरीर पे आजमाना है और देखेंगे कि इसका कितना अच्छा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ रहा है। तो ये हमारा यौगिक ट्रीटमेंट के द्वारा आज का जो टॉपिक था उस पर क्लास था। किसी को भी कुछ भी पूछना है इस टॉपिक पर तो आप पूछ सकते हैं।